में जजेज अपॉइंटमेंट का इनका राइट मिल गया तो फिर ये अनकॉम्पिटेंट लोगों को चयन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, माने क्या होगा जब वो चाहते हैं कॉलेजियम में सुधार हो, मैं ये नहीं कहता कि सुधार नहीं होना चाहिए, सुधार हाँ, हो, वो बात ठीक है। हाँ, सारी चीजें, और सुधार का गुंजाइश ऑल टाइम है, लेकिन बात क्या सरकार चाहते हैं लेकिन जो उसका सरकार के हाथ में चला बैठे जाएगा तो सब निपट जाएगा, सब एकदम 12 बज जाएगा, 12 बज जाएगा, माने इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा, एकदम नॉर्थ कोरिया हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया सीधा सीधी। इसके लिए आज ही पेपर में दिया है, इंडियन एक्सप्रेस में दिया है एक आर्टिकल, काल का इंडियन एक्सप्रेस में हम देखा था एक तो बढ़िया आर्टिकल, जब 2015 में इसको स्ट्राइक डाउन किया था ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने, उस टाइम का लॉजिक दिखाया था, आर्गुमेंट में क्या क्या हुआ था। तो एनजेएसी में इतना कमियां है, वो बहुत बड़ा लंबा बताने से बहुत टाइम लग जाएगा, इतना कमियां है तो साफ साफ दिख रहा था जे एनजेसीएस करने का मतलब ही ऐसा था जे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा आदमी को बैठाया जाए जो सरकार का डिफेक्टो एजेंट है। आप देखिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का हालत क्या है, लास्ट 3 साल से 95% केस में एक भी पेनल्टी नहीं लगाया इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने। तो पीआई लोग क्या इतना जानकार बन गया, इतना ऑनेस्ट बन गया, आरटीआई एप्लीकेशन करने से इंफॉर्मेशन दे देता है? ये सरकार का ऑर्डर है, पेनल्टी मत लगाना, कुछ भी हो जाए। आप सोचिए जरा सा एक इंफॉर्मेशन के लिए हमको अगर हाई कोर्ट जाना है तो इंफॉर्मेशन सेंट्रल रिकॉर्डिंग इन जो भी प्रोग्रेस। बात रखना चाह रहे हैं तो कृपया प्रारंभ करें, है ना। धन्यवाद शिवानंद जी। जी। आज का टॉपिक है कि प्रस्तावित जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है तो कैसे आरटीआई कानून को प्रभावित करेगा। तो पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, जो भी ड्राफ्ट है, बना नहीं है, ये ड्राफ्ट है, प्रपोज्ड है। तो इसके कौन कौन से सेक्शंस हैं जो हमको या कि इस हमारा जो ये आरटीआई एक्ट है उसको किस तरह से प्रभावित करेंगे। तो कौन कौन से सेक्शन है, मूलतः सेक्शन 32 है जो आपके आरटीआई एक्ट के 81J को रिपील करने के संबंध में है। तो विषय ये उठता है कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसका उद्भव हुआ पुन्ना स्वामी जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जो केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो फंडामेंटल राइट। इस केस के आधार के बाद देश में जो डाटा प्रोटेक्शन के विषय पे कानून बनना शुरू हुआ। इसके पहले देश में कोई कानून नहीं था। इंफॉर्मेशन एक्ट था लेकिन वो इतना बृहद नहीं था कि जो सारी चीजों को कवर अप कर सके। तो इसके बाद सरकार ने ये प्रपोज्ड एक्ट बनाया है, और तीसरा है, 1-2 को पहले बनाया उसको फिर उन्होंने वापस लिया, ये तीसरा एक्ट है वो भी
Recording in progress. जैसे विदेशों में अगर अपन चर्चा करें तो विदेशों में आपकी इंडिविजुअल जानकारी है, आपकी सिग्नेचर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशंस है, आपका वॉइस प्रिंट है, लोकेशन है, ये सारी जानकारियों को निजी जानकारी माना जाता है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप चर्चा करें तो अभी ये इंफॉर्मेशंस क्लियर नहीं है कि कौन सी जानकारियां निजी हैं और कौन सी जानकारियां सार्वजनिक है। तो विषय ये है कि हमको सबसे पहले ये डिफाइन करवाना पड़ेगा कि निजी जानकारी क्या है और सार्वजनिक जानकारी क्या है। हो सकता है कि मेरे लिए मेरी सैलरी निजी जानकारी हो, लेकिन अगर पब्लिक पर्सपेक्टिव पे देखें तो ये एक सार्वजनिक जानकारी है कि मुझे सरकार से कितनी आमदनी हो रही है। तो इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको प्रपोज्ड एक्ट में ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो सारी चीजें दूर हो। जैसे अगर आप मनरेगा एक्ट की बात करें तो मनरेगा एक्ट में आपको कितना भुगतान हुआ किसी कर्मचारी को, तो ये उसकी निजी जानकारी भी है और सार्वजनिक महत्व की भी है, तो सार्वजनिक जानकारी भी है। तो इन सारी चीजों को भी प्रपोज्ड एक्ट में इंक्लूड करना चाहिए, मेरा ऐसा मत है इस विषय पे। बाकी 2 सेक्शन हो चुके हैं, मैं देख रहा था यूट्यूब में, सारी चीजें आप लोगों के सामने है। तो अब जो वरिष्ठ वक्ता है अपने गांधी सर और राहुल सिंह जी सर, तो ये इस विषय पे आप सबका मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। शिवानंद सर। जी धन्यवाद नित्यानंद जी, मैं सोच रहा था अभी आप और खींचेंगे। कुछ लोग बैठे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारे बीच में बीरेन ठक्कर जी हैं। बीरेन ठक्कर जी, स्वागत है आपका। बीरेन ठक्कर जी आईटी एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर बीरेन ठक्कर, और उत्तराखंड से आरटीआई रिसोर्स पर्सन है, हमारे हर कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तो इस विषय में आज बीरेन ठक्कर जी अपने विचार रखेंगे कि कैसे जो डीपीडीपी बिल 2022 है प्रस्तावित है, वो किस तरह से आरटीआई कानून को प्रभावित करेगा, उसके विषय में वो अपनी बात रखेंगे। बीरेन जी सुन पा रहे हैं? हाँ, थैंक यू द्विवेदी जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। इसमें मैंने ये दोनों जो ड्राफ्ट है पढ़े, 2019 का और 2022 का जो प्रस्तावित बिल है, और मेरा इसमें ये विचार है कि जो जस्टिस पुत्तास्वामी केस है जो संविधान पीठ का था, जिसमें 9 जज की बेंच ने ये पहली बार कहा था कि ये एक फंडामेंटल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। तो मेरे ख्याल से हमको ये समझना जरूरी है कि फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट तीनों में क्या फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो वो है जो संविधान में दिए हुए है, फंडामेंटल राइट वो है जो संविधान के पार्ट 3 में दिए हुए है। तो ये हम 19(1) से उसको डिराइव करते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उससे हमने उसको एक इम्प्लिसिट राइट माना है। राइट टू प्राइवेसी जैसी भी कोई चीज संविधान में नहीं है। जो संविधान में माना गया है वो है राइट टू लिव, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो संविधान का आर्टिकल 21 है। 21 में इसको राइट टू लिव विद डिग्निटी इस तरह से माना गया है। और राइट टू लिव विद डिग्निटी में धीरे धीरे इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफी जजमेंट्स में इसको विस्तारित करते हुए राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू प्राइवेसी और इस तरह बहुत सारी चीजें उसमें ऐड करते 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 21 को भी काफी विस्तार किया गया है। अब कोई राइट यदि फंडामेंटल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसके लिए हमारे पास रिमेडी क्या है। उसमें रिमेडी जो है वो केवल आर्टिकल 32 जो है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो राइट है वो भी फंडामेंटल राइट है। इमरजेंसी जब लगती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो अधिकार है वो सस्पेंड हो जाता है, लेकिन हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है सस्पेंड नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में फर्क है। जैसे 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो हाई कोर्ट में जाने का अधिकार सस्पेंड नहीं हुआ था, क्योंकि वो 226 में वो राइट होता है और 200 फंडामेंटल राइट नहीं है। हाई कोर्ट जाना फंडामेंटल राइट नहीं है किसी का, सुप्रीम कोर्ट में जाना फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह से दोनों में फर्क है। अब यदि कोई लीगल राइट बन जाता है तो मैं लीगल राइट में क्या फर्क होता है बताता हूँ कि जैसे लीगल राइट है विधिक अधिकार। जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इतना पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि 10 रुपए में हमको सूचना मिल जाती है, घर बैठे मिल जाती है, स्पीड पोस्ट से मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाती है।
तो पहले जिन छोटी छोटी बातों के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाना पड़ता था, लीगल राइट बन जाने से वो हमारा विधिक अधिकार बन गया है। ऐसा नहीं है कि कोई राइट जो है वो किसी का मतलब ऊपर है नीचे है, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। मैं तो केवल ये बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में क्या है और लीगल राइट बनने से क्या होता है। अब जस्टिस केएस पुत्तास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्टिंग्विश किया कि राइट टू इंफॉर्मेशन वर्सेस राइट टू प्राइवेसी, तो उसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई और उसमें यह कहा गया कि जो राइट टू प्राइवेसी है इसके लिए भी भारत में कोई अलग से कॉम्प्रिहेंसिव विधि नहीं है। राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी हमारे 81J में भी है, सेक्शन 11 में भी है, 19(2) और 19(4) में भी आरटीआई एक्ट में है, 2N में भी है, सेक्शन 77 में भी है। तो इस तरह से आरटीआई एक्ट में भी राइट टू प्राइवेसी का बैलेंस का तो ध्यान रखा गया है क्योंकि इट फ्लोज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब हम कॉम्प्रिहेंसिव बिल की और भी कई चीजें हैं, जैसे हम बता दें कि रेप पीड़ित महिला का नाम नहीं घोषित करना है, 228 में उसको ऑफेंस बनाया गया है, तो राइट टू प्राइवेसी वहां भी माना गया है। वॉयरिज्म जो अभी 354 इसमें सी में जो डाला गया है 2013 में आईपीसी में, उसमें भी उसको एक राइट टू प्राइवेसी है। महिलाओं को डिसरोब करना, पब्लिक में नंगी करके घुमाना, 354B पहले ऑफेंस नहीं था, बैंडिट क्वीन फिल्म में दिखाया भी गया था, लेकिन अब वो चूंकि क्रिमिनल ऑफेंस बन गया है, अब उसमें भी सजा है आईपीसी में। सो निर्भया गैंगरेप केस के बाद काफी अमेंडमेंट इसमें हुए हैं और ये भी राइट शामिल किए गए हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंट, जिसमें निर्भया गैंगरेप केस में जो बाल अपराधी था, जो 18 साल से कम था, उसका भी नाम गोपनीय रखा गया क्योंकि ये माना जाता है कि 21 साल से छोटे बच्चे हैं तो वो प्रथम अपराध करते हैं तो उनमें सुधार हो सकता है और इसलिए उसका भी नाम गोपनीय रखा गया। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो लीगल भी अलग, कई अलग अलग कानून में इसको माना गया है, लेकिन जब कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। दूसरा एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि किसी भी एक राइट को कम करके आप दूसरे बढ़ा नहीं सकते। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो कम करके राइट टू प्राइवेसी को बढ़ाया जाता है, तो वो पूरी तरह से गलत है क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन में जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है काफी अच्छी और बैलेंस्ड डेफिनेशन थी। 2018 के बिल में भी काफी अच्छा उसमें बताया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स है, जैसे सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल का जो 2019 का केस है, तो उसमें काफी विस्तार से पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो इसमें जस्टिस रमन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रचूड़, इसमें तीनों ने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो इस तरह से वो भी जो इंफॉर्मेशन है वो हमको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हम केवल 30(2) का विरोध करें तो मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि किसी भी हम केवल प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको समस्या का समाधान भी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। और ये समाधान क्या है, तो मेरे ख्याल से 2018 का जो ड्राफ्ट था उसमें काफी अच्छा इसमें ये दिया गया था। और जो पर्सनल 81J में जो संशोधन प्रस्तावित है उसके बारे में काफी अच्छे से बताया गया था और वो मेरे ख्याल से काफी बैलेंस्ड था। ये 2022 में जो है एक्ट को सिंपल बनाने की कोशिश तो की गई है और एक आरटीआई एक्ट की तर्ज पर ही एक छोटा सा कानून बनाया गया है, लेकिन इसमें और चेंजेस ये हुआ है कि जो पहले 18 और 19 के जो कानून थे वो माइनर क्रिमिनल लॉ थे जिसमें इम्प्रिजनमेंट की भी सजा थी। अब 140 करोड़ जनता को हम यदि एकदम से अधिकार देना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक राइट टू प्राइवेसी भी एक अधिकार ही है और जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया था तो उसी तरह से ये अधिकार भी अब दिया जा रहा है। जो शैलेश गांधी साहब का कहना था कि जो अवेयरनेस लोगों में कम है, 5-10% ही लोग प्राइवेसी के बारे में कंसर्न है, मेरा उस बारे में ये कहना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी जब लागू किया गया था 2005 में, तो उस टाइम भी अवेयरनेस तो बहुत कम थी। उस टाइम भी आरटीआई के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, हमको तो पता ही नहीं था ये सब। और बाद में धीरे धीरे लोग कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बने और जैसा कि मैंने बताया है, हो सकता है कुछ दिन बाद प्राइवेसी एक्टिविस्ट भी बन जाए कि जो प्राइवेसी के वकालत करे, प्राइवेसी के तरफदारी में बात करे। और अभी भी ऐसे कई, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे कई एडवोकेट्स है जो प्राइवेसी के फेवर में है। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और रही बात अवेयरनेस की, अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, क्योंकि मेन चीज जो है, जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो इतना सारा डेटा गूगल के पास है, फेसबुक के पास है, व्हाट्सएप के पास है, ट्विटर के पास है, ये इतना सारा जो टेराबाइट्स पेटाबाइट्स में जो डेटा इकट्ठा हो रहा है,
उन डेटा को किस तरह से कंट्रोल करेंगे। और फिर दूसरा जो मेरा ऑब्जेक्शन है वो कॉम्पेंसेशन को लेके है कि कॉम्पेंसेशन जो गवर्नमेंट ने पहले प्रस्तावित था 2018 और 19 के बिल में, इसको 2022 के बिल में नहीं रखा गया है। शायद डर ये होगा कि यदि आम जनता को भी ये कॉम्पेंसेशन का दे दिया जाए तो बहुत ज्यादा लिटिगेशन बढ़ जाएगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि करोड़ों आरटीआई एप्लीकेशन फाइल हो रही है, लाखों फर्स्ट अपील फाइल हो रही है, हजारों सेकंड अपील और कंप्लेंट्स फाइल हो रही है। इस आरटीआई एक्ट की लोकप्रियता का कारण क्या है? आरटीआई एक्ट लोकप्रिय इसलिए हुआ है कि 10 रुपए में वो इंफॉर्मेशन जो पहले सुलभ नहीं थी, जिन चीजों के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था, वो चीजें हमको मिल रही है। अभी भी राइट टू प्राइवेसी है उसके लिए, लेकिन आपके पास सिविल कोर्ट के अलावा कोई स्पेशल कोर्ट्स नहीं है। स्पेशल कोर्ट्स यदि बन जाएंगे, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उससे ये होगा कि जो जिन चीजों के लिए जो स्पेशल कोर्ट्स है उसमें जस्टिस की क्या हालत है हम जानते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट। कई साल उसमें लग जाते हैं, करोड़ों केसेस पेंडिंग है और कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता है, और इसलिए बहुत सारे सिविल, तो हम जब एक सिविल लॉ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सिविल लॉ इंट्रोड्यूस करने का कारण ये है कि मामले क्रिमिनल होने से बचे, क्योंकि अभी भी आईटी एक्ट है। कुछ लोगों को ये भी आपत्ति है कि इसमें क्रिमिनल प्रोविजन क्यों नहीं है, केवल 250 करोड़ या 500 करोड़ जुर्माना देगे इनको क्यों छोड़ दिया जाएगा। तो हमको ये समझना जरूरी है कि सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडी जहाँ पर अवेल होती है, तो उसमें एक रेमेडी दूसरे रेमेडी का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग तरह की रेमेडी है, दोनों का पर्पज अलग अलग है, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, दोनों का मेथड ऑफ प्रूफ अलग अलग है, लॉ ऑफ एविडेंस दोनों के लिए अलग अलग है। ये हमको समझना पड़ेगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ था 1984 में, यही सवाल उठा था कि वॉरेन एंडरसन भाग गया या भगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए में यूनियन कार्बाइड के खिलाफ इंडिया ने केस लड़ा, 700 करोड़ डॉलर या जो भी कॉम्पेंसेशन मिला। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि दो अलग अलग ब्रांचेस है सोशियोलॉजी की, एक है क्रिमिनोलॉजी, एक है विक्टिमोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का जो एम है दैट इज टू पनिश द ऑफेंडर। विक्टिमोलॉजी का जो मकसद है वो है टू कॉम्पेंसेट द विक्टिम। तो हमारा फोकस क्रिमिनल पे है या हमारा फोकस विक्टिम पर है, इससे वो फर्क पड़ जाता है। डिफेमेशन का भी ऐसा ही है। आप बोलते दूसरे आदमी को जेल भेजना तो क्रिमिनल डिफेमेशन हो गया। आप बोलते मुझे मेरी इज्जत तो 5 लाख की थी, मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, तो वो सिविल रेमेडी हो गई। अब जो क्रिमिनल लॉ है वो ऑलरेडी आईटी एक्ट में है और क्रिमिनल लॉ को इसमें डिस्टर्ब नहीं किया गया है। क्रिमिनल लॉ अभी भी आईटी एक्ट में है और पूरा के पूरा चैप्टर 11 जो है वो बरकरार रखा गया है। केवल जो अमेंडमेंट प्रपोज है वो ये कॉम्पेंसेशन वाला, और मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को हो सकता है शायद ये डर हो कि कॉम्पेंसेशन का हम यदि राइट सबको दे देंगे तो ये जो 140 करोड़ जनता है, जैसे आरटीआई एक्ट दे दिया गया अचानक, ये लीगल राइट सबको दे दिया गया और इसकी वजह से बहुत ज्यादा लिटिगेशन में वृद्धि हुई है जो हम देख रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां तो देखो चाहती नहीं है, वो तो चाहती है कि बिल कभी ना आए, और 5 साल से उनका विरोध हो रहा है। और पैंडेमिक की वजह से 2019 का बिल है वो भी फिर 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया और अल्टीमेटली इट हैड टू बी विड्रॉन। तो वो तो चाहते नहीं है, लेकिन हम यदि ये अधिकार सबको देना चाहते हैं प्राइवेसी का, तो हमको किसी भी एक अधिकार को कम करके दूसरे अधिकार को बढ़ाना नहीं होना चाहिए। और ये कॉम्पेंसेशन का जो प्रोविजन ऑलरेडी था कि जो 5 करोड़ तक का था फॉर एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल था उसको 2017 में फाइनेंस एक्ट से संशोधित करके एपेलेट ट्रिब्यूनल बना दिया गया। सो इट इज सेम एज द टीडीएस एक्ट, जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल है, जो ट्राई एक्ट 1999 के तहत बना हुआ है। अब वही ट्रिब्यूनल साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल भी है, और 5 करोड़ से ज्यादा है देन यू हैव टू गो टू सिविल कोर्ट। तो इस तरह की व्यवस्था उसमें 2017 में बनाई गई है, संशोधन जो आईटी एक्ट में किया गया उसमें। अब ये जो संशोधन प्रस्तावित है कि कॉम्पेंसेशन का राइट पब्लिक को नहीं मिलेगा, तो इसमें प्राइवेसी का जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट ने खुद ही अपने तरफ ले ली है, जबकि सिविल लॉ में ऐसा नहीं होता है। हम यदि आरटी एक्ट की बात करें तो आरटी एक्ट में दोनों प्रोविजन है। आरटी एक्ट इज ऑल्सो ए सिविल एक्ट, माइनर क्रिमिनल लॉ हम इसमें बोल सकते हैं क्योंकि पेनल्टी का प्रावधान है। तो उसमें कॉम्पेंसेशन भी है और पेनल्टी भी है। लेकिन ये जो प्राइवेसी का है इसमें गवर्नमेंट को तो पेनल्टी लेवी करने का पावर है। द पेनल्टी गोज टू द
इंटरनेशनल Recording लॉ in को इन्फोर्स progress. करना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं होता है कि कोई कानून नहीं मानता है तो यू कैन गो टू वार अगेंस्ट दैट कंट्री। और इसीलिए इसको लॉ में इसको एक सूडो लॉ या इसको एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज कहा जाता है। आप क्या कर सकते हैं? आप केवल बायकॉट कर सकते हैं, कमर्शियल सैंक्शंस कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं भाई अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में अपेर्थाइड है, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट विद देम। तो आप केवल ये सैंक्शन ले सकते हैं। आप उसमें ये नहीं कर सकते कि ये नहीं मानता है पाकिस्तान, हमारा कानून नहीं मानता है, चलो लेट अस स्टार्ट द वार। तो ये तरीका नहीं है। तो इसमें सर्वर जो डाटा प्रोसेसिंग है वो हमको यदि अपने भारत में करना है तो अभी तक गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं था, क्योंकि इंटरनेट इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनीबॉडी, नॉट इवन बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन। आईटीयू इज ए बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का भी इस पे कोई वो नहीं है। इसको ओन कौन करता है? इट इज ओन्ड बाय द बिग एंड स्मॉल नेटवर्किंग कंपनीज। ये बड़ी और छोटी नेटवर्किंग कंपनियां जो है दे ओन सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट की जो अलग अलग हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्किंग है, केबल्स है, ये सब अलग अलग कंपनी ओन करती है। Recording in और जो progress. भी चीज हो हम कर रहे, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अनदर राइट। एक राइट को कम करके दूसरा राइट बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसलिए जो 32 का जो विरोध है वो जायज है, वो मैं मानता हूँ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन करके राइट टू प्राइवेसी नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑन द अदर हैंड राइट टू प्राइवेसी को कम करके भी आप राइट टू इन्फॉर्मेशन को नहीं बढ़ा सकते। तो मेरा सुझाव ये है इसमें कि राइट टू ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या जो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कोई अलग से डेफिनेशन क्लॉज जोड़ दिया जाए सेक्शन 2 में कि इसमें पर्सनल इंफॉर्म, और इसमें वही जो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है जो अलग अलग 3 ऑनरेबल जस्टिसेस ने दी है उसको हम इसमें इम्प्लीमेंट करें तो फिर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन और फिर उसको ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया जाए। मतलब 19(2) को भी हमको देखना पड़ेगा, सॉरी 29(2) को, कि ये जो ओवरराइडिंग इफेक्ट है उसमें अच्छा ये तो सामान्य इंटरप्रिटेशन का नियम है कि जो भी पुराना कानून होता है
उसके ऊपर जो नया कानून है वो हावी हो जाता है, मतलब नए कानून का ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि संसद के नॉलेज में ऑलरेडी है कि पुराने कानून बने हुए हैं। तो हमेशा ही जो नया कानून होता है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है, पुराने कानून का ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आईटी एक्ट को इन्होंने वो किया हुआ है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो है वो आईटी एक्ट ही है अभी भी, माइनर क्रिमिनल लॉ हम बोल सकते हैं उसको, कि जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के अलावा है। और जो आईटी एक्ट है उसमें माइनर क्रिमिनल लॉ का ओवरराइडिंग इफेक्ट अभी भी इसमें रखा गया है। उसका कारण ये है कि ये जो लॉ है 29 एक्ट में बहुत स्पष्ट लिखा है कि दिस लॉ इज इन एडिशन टू एंड नॉट इन डिरोगेशन ऑफ एनी ही। तो कोई ये सोचता है कि 250 करोड़ या 500 करोड़ रुपए जुर्माना देके हम यदि उनको छोड़ देंगे, ये बात बिल्कुल नहीं है। क्राइम यदि है, क्रिमिनल ऑफेंस है, तो फिर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी लागू होगा ही होगा। लेकिन हाँ, हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पेनल्टी है ये भी बहुत ज्यादा है और कई कंपनियों का इसको भी बहुत विरोध है। आप कंपेयर दैट विद द फाइन्स इन आईपीसी। आईटी एक्ट में हमारे पास क्या था, 5 करोड़ था, और बाद में वो 5 करोड़ का भी लिमिट पहले तो था, बाद में वो 5 करोड़ का लिमिट 2008 में हटाया गया, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 आया, तब उस लिमिट को कम कर दिया, बढ़ाकर कर दिया गया। हाँ, पावर साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की बजाय उसमें सिविल कोर्ट को दिया गया कि 5 करोड़ से कम है कंपनसेशन तो केस आपका साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में चलेगा, 5 करोड़ से ज्यादा है तो सिविल कोर्ट में चलेगा। इस तरह से उसमें डिस्टिंक्शन किया गया था। दूसरी बात यह है कि हम यदि कॉम्पेंसेशन जो है वो इसमें हम यदि आईपीसी के फाइन से कंपेयर करें, आईपीसी में अभी भी देखिए सबसे कम फाइन है 510, आईपीसी 510। शराब पीकर पब्लिक प्लेस में दंगा मस्ती करना, केवल 10 रुपया फाइन है। एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उस टाइम भी बनी थी, उसमें भी यह सजेशन दिया गया था कि जो आईपीसी में जो फाइन है कम से कम 50 गुना कर दिया जाए, क्योंकि इसका कोई भी डिटरेंट इफेक्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईपीसी को ही ठीक ढंग से लागू किया जाए। क्रिमिनल लॉ का इफेक्ट क्या है? 6% जो है, 7% जो है, ये हमारा ये वो है कन्विक्शन रेट। कन्विक्शन रेट जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे सोली सोराब जी, उन्होंने कहा था, ये 2003 के आसपास की बात है, कि क्रिमिनल लॉ इन इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स करे कन्विक्शन रेट के साथ। तो सीबीआई का कन्विक्शन रेट जो है वो 60% 70% है, मतलब ऑलमोस्ट 10% देन द स्टेट पुलिस। स्टेट गवर्नमेंट की का अर्थ क्या होता है कि 94% क्रिमिनल्स आर रोमिंग फ्रीली, ये उसका सीधा अर्थ है। और इसीलिए जस्टिस मलिमत कमेटी बनाई गई थी उस टाइम 2004 में, और जो जस्टिस मलिमत जो कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी जब होम मिनिस्टर थे तब उन्होंने रिपोर्ट दी थी, और उसमें के अधिकतर सजेशंस मान दिए गए, और उसके आधार पर ही जो हमारे 2005 के, 2009 के और 2013 के जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए, तो मेजर क्रिमिनल लॉ में जो संशोधन हुए वो ज्यादातर जस्टिस मलिमत कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसी पर बेस्ड है। लेकिन हाँ, जो फाइन बढ़ा दिया जाए, कम से कम 50 गुना किया जाए, बल्कि मैं बोलता हूँ 50 गुना क्या, कम से कम 100 गुना कर दिया जाए। इतना तो पुलिस भी रिश्वत नहीं लेती केस रफा दफा करने के लिए। 10 रुपए क्या होता है, 10 रुपए में आप देखिए, सर्टिफाइड कॉपी तक आपको कोर्ट में नकल में निकालने में 36 रुपए फीस होता है। वो बड़ा बड़ा मुंह फाड़ के बैठे रहते हैं, 500 रुपया 600 रुपया करना चाहिए। तो बात होनी चाहिए इसको आरटीआई के दायरे में लाने की, लेकिन जहां तक जुडिशियरी को आरटीआई में लाने की बात होती है तो वहां पर कुछ ऐसे जजमेंट्स आ रहे हैं कि देखिए कि जुडिशियरी को लागू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो, जबकि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी तीनों पर ये लागू होना चाहिए। और सर्टिफाइड कॉपी और ये जो चीजें यदि कर दिया जाए, तो खैर ई सर्टिफाइड कॉपी आ गया, ई एफआईआर भी अब आ रही है, कुछ जगह पर लागू हो भी गई है। तो इस तरह से अब जहाँ पर मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर हूँ पिछले 32 साल से, और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग आता है तो वहाँ पर आगे आगे जो पेट्रोल टंकी है ना, हाँ इधर भी है। पास में। जी वीरेन जी, हेलो। करप्शन कम होता ही होता है। और अब डिजिटल है तो इसमें सभी है, गवर्नमेंट की भी चीजें ज्यादातर डिजिटल होते जा रही है ना। कंक्लूड करता हूं मैं, तो इसमें डिजिटल डाटा जो है ये भी इसमें होना ही है, और इसलिए डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन, उसमें गवर्नमेंट का भी डाटा जो है उसको भी पर्सनल माना गया। मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। हाँ, गवर्नमेंट का डेटा है वो भी प्रोटेक्ट तो होना ही चाहिए, वो भी डिजिटल डेटा है। तो पर्सन की डेफिनेशन में जो स्टेट को इंक्लूड किया है, जो आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट है उसको लिखा गया है, मुझे वो गलत नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि हाउ इट अफेक्ट्स द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट।
तो हम यदि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में एक अलग से सेक्शन जोड़ दिया जाए कि जिसमें पर्सनल डेटा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा या ये प्राइवेट डेटा, इसको भी यदि डेफिनेशन 3-4 से सब सेक्शन क्लॉजेस जोड़ के सेक्शन 2 में जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है, और फिर एक ओवर राइडिंग इफेक्ट देना, तो उसमें जो एग्जम्पशन में जैसे इसको किया है तो इसमें भी इसको एग्जम्प्ट कर दिया जाए, तो ओवर राइडिंग इफेक्ट आरटीआई का बना रहेगा। और मुझे लगता है कि दोनों अधिकार हार्मोनियसली हो सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एज वेल एज राइट टू प्राइवेसी। थैंक यू जी, धन्यवाद बीरेन जी, आपने विस्तार से, बढ़िया विस्तार से समझाया है कि कैसे मतलब दोनों एक्ट एक दूसरे को कंट्राडिक्ट ना करें, वो अपने स्थान पर रहें, लेकिन पुराने जो एक्ट हैं जैसे आरटीआई जैसे महत्वपूर्ण एक्ट हैं उनको अंडरमाइन ना किया जाए। अभी देवेंद्र अग्रवाल जी ने भी हैंड रेज किया था, तो शायद कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे, मैंने ऑब्जर्व किया। तो देवेंद्र अग्रवाल जी, आप यदि इस विषय में कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज। थैंक यू भैया। ऐसे लगभग हम लोग 10-15 दिन से मुहिम चला रहे हैं और लगभग साथी इस बात को तो समझ चुके हैं कि जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ये जो आ रहा है ये हमारे लिए बहुत घातक है, क्योंकि ये कमजोर तरीके से आ रहा है। जो सरकार की जो इसमें जी ने अभी चीजों को रखा है, तो उसमें कुछ चीजों को जो जोड़ने की बात थी, सर ने मुद्दों को तो उठाया लेकिन जो उसमें टच करते हुए छोड़ते हुए चला गया, मैं उन मुद्दों पर जोर देने की कोशिश करूंगा कि जो 2018 के प्रावधान थे और जो 2022 के जो लाए गए प्रस्तावित कानून के प्रावधान थे, इसमें दो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें जिसको समझने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है अगर इस एक्ट को सही तरीके से और सही सिद्धांतों के साथ लाना चाहती है सरकार। तो सबसे पहली बात तो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि इस कानून का नाम जो है, जो रखा गया है, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो बिल है, अभी बाद में एक्ट हो जाएगा। तो जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है, तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन सरकार कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सरकार खुद ही बोलती है कि पर्सनल डेटा जो है, हर वो डेटा है जो किसी पर्सनल से रिलेटेड होगा। तो जब उस चीज को सरकार प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकती है, तो इस बिल का नाम पहली बात तो पर्सनल डेटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो पर्सनल वर्ड है ये हटाना चाहिए सरकार को, क्योंकि इसके कारण सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। एक, या तो इस बिल का नाम रख दे वो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल या एक्ट, ताकि उसमें एक विंडो बन जाए डेटा को स्पेसिफाइड करने का, या तो फिर इसको कर दे कि डिजिटल सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि 2018 के प्रावधानों में सेंसिटिव डेटा को बकायदा स्पष्ट किया गया था कि क्या चीज जो है सेंसिटिव डेटा है जिसको सुरक्षित रखना है, और जिसको मतलब एक तरीके से हम बोले कि जिसकी सेफ्टी या प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा नीड है। यहाँ पर सरकार सिर्फ उसको कंसेंट के दायरे में लाके कि किसी फिड्यूसरी ने उसका कंसेंट ले लिया है तो उसके जो डेटा है उसको बांट दिया जाए, सब लोगों तक पहुंचने का मौका छोड़ दिया जाए, ये बहुत गलत होगा। क्योंकि जितनी बड़ी हमारे देश की जनता है और जो नॉन अवेयर है, जो मतलब बिल्कुल अवेयरनेस जिनमें है ही नहीं है, जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो सकती है। इसलिए सिर्फ कंसेंट के प्रावधानों पर उसको नहीं छोड़ा जा सकता कि यहाँ पर डेटा प्रिंसिपल इस बात को तय करे कि मैं इस चीज का कंसेंट दे दिया, मतलब मैं अपने कोई महिला जो है, जो मॉडल जो होती हैं, अपनी न्यूड फोटो जो है डालकर प्रकाशित करती है, तो वो कंसेंट दे देगी कि न्यूड फोटो मैं डालने के लिए कंसेंट देती हूँ। तो ऐसे थोड़ी चलेगा कि वो डाल दे। हमारे को हमारी सामाजिक व्यवस्था में भी इन चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या चीज देने लायक है और क्या देने लायक नहीं है। सिर्फ कंसेंट के ऊपर उसको नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी बात, जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा की जो परिभाषा 2018 में दी गई थी, अंदर है, घर के बाहर है, कहां पर है, कैसे है, वो नहीं होता। तो इसलिए सेंसिटिव पर्सनल डेटा को समझने के लिए उस परिभाषा को लेना मैं ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ कि पासवर्ड है, ओटीपी है। अब आपके जैसे फाइनेंशियल डाटा है कि आपके पास कितना पैसा आपने कहाँ किस किस तरीके से आपने उसको रखा हुआ है,
एक जो आम आदमी है उस चीज को हाइड रखना चाहता है, वो अपने परिचितों को भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उससे पास कोई फाइनेंशियल हेल्प लेने आ जाए और उसको मना नहीं कर पाए। आपके जो हेल्थ डेटा है, हेल्थ डेटा में जैसे किस तरीके के हेल्थ डेटा, जैसा किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है या वजाइनल ट्यूमर है, या आप समझ लीजिए कोई एचआईवी या एड्स के ऐसे पॉजिटिव जो मतलब सेंसिटिव, एकदम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, जिसका मतलब लोगों को ये है कि उससे ग्लानि होगी उसको उस चीज के सामने आने से। तो ऐसी चीजें, जैसे आपका जो सेक्स लाइफ है, सेक्स ओरिएंटेशन है, या मतलब किसी भी तरीके से आपका मूवमेंट है कि भाई आप कितना वो करना चाहते हैं, कैसा है, किस तरीके से आपका जो आप मेल टू मेल, कई लोगों का आजकल जो है समलैंगिकता की बातें आ गई हैं, तो ये सब चीजें लोग एक दूसरे से जल्दी से शेयर नहीं करते हैं। तो इस तरीके की चीजें, जैसे ट्रांसजेंडर स्टेटस है, किसी कोई अपना ट्रांसजेंडर स्टेटस नहीं डिस्क्लोज करना चाहता है। आपकी जैसे अब आधार के अंदर में भी आप देख रहे हैं कि भाई आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपका नाम, पता, एड्रेस है, आप मोबाइल कंपनी के डीलर्स को भी दे रहे हैं, वो रोड पे बैठे हुए आदमी को भी दे रहे हैं, सारी योजनाओं में भी दे रहे हैं। छुपाने लायक डाटा नहीं होता है, वो प्राइवेट, वो कॉमन है। आपका जो छुपाने वाली बात होती है जहां पर डेटा की, वो है आपकी बायोमेट्रिक डेटा, जिसके जरिए से सरकार आपकी पहचान संभव कर पाती है और उसका मिसयूज होने की संभावना है। आपके थम्स प्रिंट्स, आई के जो रेटिना के जो प्रिंट्स है, या आपके जो फेस के मार्क हैं, या हार्ट के, आजकल कई तरीके के इस तरीके के जो बायोमेट्रिक तरीके हो गए हैं जांच करने के, ये आपकी पर्सनल डेटा है जो किसी के हाथ में जाने से मिसयूज हो सकती है। आपका आधार कार्ड जाने से कोई मिसयूज नहीं हो सकता। लोग अपने बिल बुक में छाप के रखते हैं मेरा बैंक अकाउंट डिटेल ये है, तो बैंक अकाउंट डिटेल वो ओपन करके रखा है, वो उसका ऐसा नहीं है कि उसको आप प्राइवेट या सेंसिटिव डेटा मान लेंगे। जरूरी ये है कि उसके अंदर में उसको इंटर करने के लिए जो पासवर्ड, ओटीपी की नीड है, वो सेंसिटिव डेटा है। तो इस तरीके की जो कुछ चीजें हैं, इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि वास्तविकता में क्या चीजें छुपाई जाने योग्य है, और उसके लिए बिल्कुल सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। दूसरी बात, हम इस चीज को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और जान चुके हैं। आज भी जैसे आज की न्यूज थी कि इजरायली कंपनी जो पेगासिस का जो इशू था, उस कंपनी को बंद तो कर दिया गया। जो उसमें काम करने वाले 2 लोग थे, वो 2 लोग छोड़ के 2 अलग अलग जगह पे जाके 2 और स्पाईवेयर, मतलब इस तरीके के कुछ जो है क्रिएट कर डाले, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब वो जिस कंपनी थी, कंपनी तो बंद हो गई पेगासिस वाली, उसको तो बैन कर दिया गया। जो उसमें काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने 2 और जो है इस तरीके के स्पाइनवेयर, क्या बोलते हैं, स्पैमवेयर, उसको डेवलप कर डाला। तो ये जो चीजें हैं, इस पर रोक कैसे लगाएगी सरकार, जब हम अच्छी तरह ये चीज सरकार जान रही है कि भाई हमारे डेटा सुरक्षित नहीं है। हमारे डेटा को सुरक्षित तभी रखा जा सकता है कि जब वो डेटा भारत के अंदर ही डेटा स्टोरेज के बेस सेंटर्स बने। तो इस पर काम क्यों नहीं करना चाह रही है सरकार, इस पर बात क्यों नहीं करना चाह रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं जैसे कि अपने चैट बॉक्स में भी अभी सवाल डाला कि कई तरीके के इश्यूज हैं कि भाई सरकार अगर बोलेगी कि हर डेटा पर्सनल डेटा है, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस निकलते हैं, वो डिसीजन जो हम पढ़ पाते हैं, लोगों के मैटर्स को समझ लेते हैं, केस के साइटेशंस पढ़ लेते हैं, वो आपको कैसे पता चलेंगे। जो न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले भाई हैं, जो न्यूज की फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात जो करते हैं, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कैसे कर पाएंगे। उसमें तो अगर कोई पर्सनल डेटा से रिलेटेड कुछ एनालिसिस होंगे, तो वो तो फिर अपराध के दायरे में आ जाएंगे इस कानून के बाद। सरकार जो है डिजिटल बिल ला रही है, अलग अलग 4 कानून लाने की क्या जरूरत है। अगर सरकार कोई चीजें करनी है तो उसको एकीकृत करे, सरल तरीके से ला सकती है। वो 4 अलग अलग टुकड़ों में ला के लोगों के साथ कंफ्यूज क्यों कर रही है, क्यों खेल खेल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस पर काम करने की जरूरत है, और आगे एक्सपर्ट बोलेंगे तो फिर मौका मिलेगा तो मैं इसमें आगे जोड़ूंगा बात। बिल्कुल सही बात है थैंक यू। देवेंद्र जी, आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रेज किया आपने, कि यदि अभी तक तो ऐसा होता था कि बहुत सारी जानकारियां मीडिया वाले विशेष तौर पर कहीं ना कहीं कार्यालय से ले करके उसको पब्लिश कर देते थे। अब ये डीपीडीपी बिल जो है एक्ट बन जाएगा, इसके बाद यदि हम किसी कार्यालय से कोई जानकारी निकाल रहे हैं और वो अनऑथोराइज्ड है, मतलब आरटीआई के बिना सारी जानकारी अनऑथोराइज्ड ही रहती है, कि मतलब आपने कहाँ से हासिल की, किसी बाबू ने दे दी या किसी अधिकारी ने दे दी या कहीं आपने जुगाड़ कर लिया, है ना, इस तरह से। तो अब वो सारी चीजें जब आप छापेंगे, सब करेंगे, तो उसमें वो जैसा आप कह रहे हैं कि वो अपराध के दायरे में आ जाएगा, और ये सीधे सीधे बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। और
सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नए जुड़े हैं नहीं जानते हैं तो हम बता दें कि हमारे मध्य प्रदेश में पूर्व सूचना आयुक्त रहे हैं, और उनका हार्दिक स्वागत है। और सर प्लीज इस विषय पर अपने विचार आप रखें। आदमदीप सर सुन पा रहे हैं? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आदमदीप सर प्लीज। ओके, जब तक आदमदीप सर हमारे बीच में आए, चूंकि उनका वीडियो भी ऑफ है तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। हमारे बीच में और भी बहुत सारे साथी हैं जो कुछ न कुछ अपनी बातें रखना चाह रहे हैं पूरे कार्यक्रम में, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बातें रखें। तो सुरेश मौर्य जी हैं। सुरेश मौर्य जी हमारे कार्यक्रम में हमेशा ही प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा वो आरटीआई के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। तो सुरेश मौर्य जी, आप क्या इस बिल के विषय में कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं? सुरेश मौर्य जी। ठीक है, सुरेश मौर्य जी जब तक तैयारी करेंगे अपनी कुछ बोलेंगे, हम आगे बढ़ें। और हमारे बीच में सुनील खंडेलवाल जी भी हैं। सुनील खंडेलवाल जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आरटीआई जन जागरूकता को लेकर के, और उनके बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट आते रहते हैं, हम उनको देखते रहते हैं। सुनील खंडेलवाल जी, अपने आप को अनम्यूट करके इस विषय पर यदि आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज। मेरी आवाज तो आप लोगों को आ रही है ना? ओके, हम देख पा रहे हैं कि हमारे बीच में शैलेश सर जुड़ चुके हैं। तो माननीय शैलेश सर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सर हार्दिक स्वागत है। और कार्यक्रम चल रहा था और काफी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। वीरेंद्र ठक्कर साहब ने रखे, नित्यानंद जी ने रखे, अभी देवेंद्र अग्रवाल जी ने भी इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। तो टॉपिक वही है जो हम काफी समय से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, और आगामी 13 दिसंबर को शाम 5 बजे से 6 बजे तक इस विषय में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं वर्तमान और पूर्व 5 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आ रहे हैं हमारे इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आप सभी लोग सूचित भी हों, उसके बारे में हमने आप लोगों को शायद पहले भी पोस्टर के माध्यम से बता भी दिया है, उसको हम और भी जानकारी देंगे। और आप सभी साथियों से गुजारिश भी है कि यह पोस्टर जब आपके पास है और पहुंचेगा इस कार्यक्रम के बाद हम और इसको शेयर करेंगे, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा मीडिया वाले साथियों के बीच में पहुंचाइए, और मतलब इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के जो माननीय सूचना आयुक्त गण वहां पर अपनी बात रखें, तो उसको सही फोरम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता और सरकार के बीच तक पहुंचाएं। तुम्हारे बीच में श्री शैलेश गांधी सर हैं। सर स्वागत है आपका, प्लीज। मेरे हिसाब से 1-2 स्पीकर्स को और बोलने दीजिए, फिर मैं जोड़ता हूँ। मैं जुड़ा हुआ हूँ, मगर मैं सुनूं 1-2 लोगों को क्या बात हुई है। ओके सर, मैं तो ट्राई कर रहा था कि लोग कुछ और अपने। अच्छा डॉक्टर, क्या, चलिए मैं बोल देता हूँ। हमें काफी मेरे हिसाब से डेटा प्रोटेक्शन बिल इंडिया में सिर्फ नागरिकों के खिलाफ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर फायदा होगा तो आधा % या 1% लोगों को फायदा होगा, बाकी लोगों को इसमें से कोई फायदा होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं। डेटा मेरा गूगल के पास है, जूम के पास है, फेसबुक के पास है। अगर मैं गाड़ी से जाता हूं तो मेरी गाड़ी अगर स्पीड थोड़ी बढ़ाई तो वो भी सैटेलाइट देख लेता है। अगर मैं गूगल मैप्स यूज करता हूं तो वहां भी मेरी इंफॉर्मेशन जाती है। मेरे हिसाब से अभी के जमाने में ये डेटा कंट्रोल करने वाली बात पैसे वाले देशों के लिए ठीक है, अपने देश के लिए उससे विपरीत परिणाम ये आएंगे कि सरकार का कंट्रोल बढ़ेगा और प्राइवेट का कम हो जाएगा। मगर मैं इस चीज को, मुद्दे को सिर्फ सूचना के अधिकार के हिसाब से देखता हूं। 81J को अमेंडमेंट करने की जो बात है और 29(2) में ओवरराइडिंग इफेक्ट देने की बात है, ये 2 मुद्दे अगर ना हो तो सूचना का अधिकार कानून तो बच जाएगा। बाकी डेटा प्रोटेक्शन का क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूं। कुछ डेटा प्रोटेक्शन के फील्ड में काम करने हुए लीडिंग लॉयर्स ने भी ये माना कि आधा % 1% के ऊपर लोगों को फायदा होने की संभावना नहीं है, बल्कि शायद ज्यादा सरकार का कंट्रोल इन चीजों पे आ जाएगा।
सूचना के अधिकार को बचाना है तो मेरे हिसाब से 29(2) एंड 32 को अपोज करना चाहिए। 29(2) को इस हद तक कि जहां तक सूचना का अधिकार है, सूचना के अधिकार में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ओवरराइड नहीं करेगा, सूचना का अधिकार ओवरराइड करेगा। और 8(1) सबसे महत्व का है। अंग्रेजी में लिखा है कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, और पर्सन डिफाइन किया है, व्यक्ति डिफाइन किया है कानून के अंदर, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, एज इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, ज्यूरिस्टिक पर्सन एंड स्टेट। मतलब सरकार भी व्यक्ति बन गई। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन इनके किसी की भी अगर चाहे तो पीआईओ बना करेगा और कोई कमिश्नर उसको हाथ नहीं लगा पाएगा। ओवरराइडिंग क्लॉज कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये महत्व का है कि पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड हो। मेरे हिसाब से उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 8(1) को अमेंड कर दिया तो आरटीआई के लिए बहुत जबरदस्त खतरा है, फिर ज्यादा लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दो मुद्दों को मैं सजेस्ट कर रहा हूं अपोज करने को। ओवरराइडिंग इफेक्ट जो देने की बात है 29(2) में, और 8(1) को अमेंड करने की जो बात है। और बेसिक ये मैसेज छोड़ने की जरूरत है कि भाई ये सूचना का अधिकार लोकशाही को एक्चुअल इंप्लीमेंट करने के लिए ये पहला इंस्ट्रूमेंट है। बहुत सालों के बाद मिला जनता को, इसको मत छेड़िए। ये कानून बहुत अच्छा ड्राफ्ट है, इसमें जो भी मिला, जो भी नहीं मिला, उससे हम खुश हैं। और जनता के लिए मेरे हिसाब से अगर ये जितना अमेंड होगा उतना उसको नुकसान पहुंचेगा। कहीं भी अमेंडमेंट ना करने की कोई सरकार बात करे, ये साधन बहुत पावरफुल साधन, और 8(1) भी जैसे फ्रेम किया है, अगर बराबर से उसको कानूनी तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही पावरफुल साधन है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आत्मदीप सर भी कार्यक्रम में हैं। आपने बताया कि आरटीआई कानून में जो 8(1) है वो बहुत कानूनी तौर पर पावरफुल है और सही है, क्योंकि उसमें हमेशा ये बात आती है कि जो जानकारी विधायक और सांसद को दी जा सकती है वो जानकारी आम जनता को भी दी जा सकती है। और जब कई बार पीआईओ ये जानकारी रोकते हैं, हम लोग आरटीआई लगाते हैं, तो सूचना आयोग में जब मामला जाता है तो सीधे प्रश्न किया जाता है संबंधित पीआईओ से, और यदि वो कहता है कि हाँ ये जानकारी हम देंगे विधायक और सांसद को, स्वाभाविक है कि कोई भी जानकारी, हमें लगता है कि चाहे पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है, यदि ये बात आती है कि क्या आप ये जानकारी एमएलए या एमपी को दे सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई पीआईओ ये कहेगा कि हाँ हम नहीं दे सकते, क्योंकि ज्यादातर जानकारियां विधानसभा और लोकसभा में भेज दी जाती हैं। तो इस नाते ये बहुत स्ट्रांग था और हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिल जाती थी, और एक तरह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने में काफी हद तक ये हेल्पफुल था। पर जिस तरह से डीपीडीपी में इसको संशोधित किया जा रहा है वह सभी के लिए काफी चिंता का विषय है, और इसमें निरंतर काम करते रहना पड़ेगा। हमारे बीच में आत्मदीप सर है। आत्मदीप सर, अब आप सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ। हाँ, स्वागत है सर। जरा 5 मिनट देंगे मुझे, तब तक कोई और वक्त? हाँ हाँ बिल्कुल, तब तक हम और अन्य हमारे जो साथी हैं हम उनको यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। हमने 2-3 नाम कॉल किया था, लेकिन मुझे काफी ताज्जुब हुआ कि कोई इस विषय पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा। सूरज से। हाँ, सूरज मौर्य जी जी। ये सर जो डेटा प्रोडक्शन बिल की बात हो रही है तो ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं बात ये करना चाहता हूँ कि जो मतलब आरटीआई कानून है, जिससे मैं सिर्फ गुजरात की बात कर रहा हूँ, गुजरात के अंदर में जैसे राहुल सिंह जी है कि फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन करते हैं, पूरी पारदर्शिता रहती है, जो भी उन्होंने जजमेंट दिया सब कुछ दिया सब ओपन रहता है। इस तरह से गुजरात में हमारे डिजिटल इंडिया के हिसाब से चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन डिजिटल इंडिया का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। डेटा प्रोडक्शन तो ठीक है, ये कानून प्रस्तावित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कानून प्रस्ताव हो चुके हैं उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी आप ऑनलाइन आरटीआई नहीं कर सकते हो, ऑनलाइन आपका सुनवाई नहीं होता है, ऑनलाइन जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो होती नहीं है। ये मतलब प्रोडक्शन तो पहले से जो हमारे अधिकार हैं सब पालन कर ही रहे हैं। कोर्ट की सुनवाई अगर होती है ऑनलाइन तो हर चीज का मतलब डिजिटलकरण होना चाहिए। जब डिजिटलकरण होगा तभी पारदर्शिता आएगी। कुछ चीजें डिजिटलाइजेशन कर ही नहीं रहे हैं और पारदर्शिता की बात करते हैं, तो कैसे माना जाए?
इसके लिए भी लोगों का राय होना चाहिए, जरूरी है। सही है, सही है। आपने जो सुरेश मौर्य जी बात कही है, हम पूरी तरह से उससे सहमत हैं कि जो कानून पहले से बने हुए हैं उनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखिएगा कि जो कानून जनता के हित के लिए बने हुए हैं उनका उपयोग बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, और वो मुझे लगता है कि उपयोग होगा भी नहीं, क्योंकि सरकार और प्रशासन की बराबर की ये मंशा रहती है कि वो मतलब ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जनता से छुपाए, पब्लिक के बीच में ना आए, और जनता इसी तरह से गुमराह बनी रहे। इसी तरह से पॉलिटिकल जो पार्टियां बैठी हुई हैं, जो सरकारें चला रही हैं, उनका हित सधता रहे, और साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी दाल रोटी सेंकते रहे इस तरह से। और ये बात हो गई। लेकिन दूसरी बात आपने कही कि बहुत सारे कानून आए हैं, उनका उपयोग नहीं हो पा रहा। लेकिन यदि ये कानून आएगा डीपीडीपी, तो इसका भरपूर उपयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये सीधे आरटीआई कानून को प्रभावित कर रहा है, उसकी जो पावर है उसको लगभग कम करके और ऑलमोस्ट फिनिश करने के उसमें है। तो ऐसा कोई भी कानून जो सरकार बड़े ही गुपचुप ढंग से, बड़े ही हिसाब किताब के साथ लाती है, और जिसमें वो ये चाहती है कि जनता को उसके अधिकार ना मिल, हमें लगता है कि वो कानून बहुत सार्थक होंगे, क्योंकि पूरा प्रशासनिक अमला और सरकार में बैठे हुए राजनेता ये सभी ये चाहते हैं कि वो इस तरह से ना हो। इसलिए कम से कम डीपीडीपी कानून का तो खूब उपयोग होगा वहां जहां की आरटीआई के माध्यम से जानकारी छुपाने की बात आएगी। बाकी जहां पावर की बात आएगी, हाँ थोड़ा सा फिनिश कर लेंगे, जहां पावर की बात आएगी कि डीपीडीपी के माध्यम से जो पावर जनता को दी जा रही है कि उसका वो उपयोग कर पाए, वो जरूर वहां पे जरूर, जैसा कि वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब ने भी बताया कि जब ऐसे बोर्ड बन जाएंगे, डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड वगैरह वट एवर डीपीबीआई, तो उसमें जरूर मामले पेंडिंग पड़े रहेंगे, वहां भी लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, फिर बाद में पेंडेंसी बढ़ेगी, ये सब दिक्कत होगी। तो वो तो ठीक है अपने स्थान पे, लेकिन इसका जो बैड इफेक्ट है, बैड इफेक्ट बहुत जल्दी समझ में आएगा, और इसका गुड इफेक्ट समझने के लिए हमें शायद दशकों या की और कई दशक लग सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर के। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल आपने सही कही है। हाँ जी, इसमें खाली यही कहना था कि जैसे कि सरकार, कोई भी सरकार जो कानून लाती है, वो कानून अपने फायदे के लिए लाती है, ना कि पब्लिक की, जनता के फायदे के लिए लाती है। मेरा शॉर्ट में कहने का मतलब यही था, जैसे भी एक आईपीसी का सेक्शन है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सरकार के विरुद्ध, अपने विरुद्ध में वो काम करने के लिए हमारे ऊपर तुरंत कार्रवाई कर देती है। लेकिन जब सरकार के विरुद्ध में वही कार्रवाई करने जाते हैं, तब कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, हर जगह से हमको निराशा ही मिलती है। मतलब कोई भी कानून जो लाती है गवर्नमेंट, वो अपने फायदे के लिए लाती है, ना कि जनता के फायदे के लिए लाती है। तो मेरा यही कहना था इस मामले में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपके विचार स्वागत योग्य हैं सुरेश मौर्य जी, और इसी तरह से हमारे अन्य साथियों के यदि विचार हैं तो आप लोग भी कुछ अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि आशीष नारायण जी ने अपनी बात रखी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 1 मिनट के अंदर वो भी अपनी बात पुनः यदि रखना चाहें तो। आशीष नारायण जी। हाँ, हम तो बोल दिया, एक ही बार सबको बोल दिया, हम भी बोल दिया, दूसरा किसी को बोलिए। मैं ये देख रहा हूं कि हमारे जो अन्य साथी हैं वो अपना हैंड रेज आज नहीं कर रहे हैं। इस विषय पर कुछ यदि अपनी बात रखें, बात रखना भी जरूरी है, तो हम उनका स्वागत करेंगे। जयपाल सिंह जी हैं, जयपाल सिंह जी। प्रोफेसर हरि मुरलीधर जी हैं। प्रोफेसर हरि मुरलीधर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, महेंद्र कुमार जी ने हैंड रेज किया हुआ है। महेंद्र कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। महेंद्र कुमार जी स्वागत है जी। सभी साथियों को सबसे पहले नमस्कार। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो आगे जो इन फ्यूचर जो दिखाई दे रहा है ना, वो तालिबानी शासक दिखाई दे रहा है कि सब कुछ अपने अंडर गवर्नमेंट लेना चाहती है, आम लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जो कर रही है सिर्फ अपने लिए कर रही है। इसमें किसी भी तरह का आम लोगों का तो कोई फायदा इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। ले दे के सिर्फ आरटीआई एक्ट था जिसके मुताबिक हम काम कर रहे थे, चाहे हम आयोग में जा रहे हो, चाहे हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हमारा तो सब कुछ ही खत्म होने वाला है। बस सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर, फ्यूचर यही दिखाई दे रहा है कि सरकार सब कुछ अपने हाथ में लेके जो तालिबानी शासक वो यहाँ पे लेके आना चाहती है। बिल्कुल, महेंद्र कुमार जी का कंसर्न, जो चिंता है वो जायज भी है, और लगभग सभी लोगों की यही चिंता है। शिवानंद जी, इसका बात क्या होगा,
और रिश्वत लेना भी पर्सनल डाटा में आ जाएगा, वो भी आप पूछ नहीं सकते। आपका हर, आप जानते हैं कि मिस्टर एक्स ऑफिस में बैठ के रिश्वत ले रहा है, अब जब मांगिएगा तो इंफॉर्मेशन नहीं, तो पर्सनल डाटा है, मतलब घूस खाना भी पर्सनल हो गया, सब कुछ पर्सनल है। तो इस दुनिया छोड़कर मंगल में चले जाओ, मंगल ग्रह में रहो, ठीक रहेगा, किसी को कोई दरकार नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा। बिल्कुल सही आप आत्मदीप सर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, आत्मदीप सर अपनी बात रखेंगे। आत्मदीप सर। सभी साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा विषय है आपका आज के वेबिनार का, जो जन सरोकारों से जुड़ा है। सबसे पहली बात तो ये है कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की वाकई बहुत आवश्यकता है और विभिन्न देश, इस तरह के विकसित देश खास करके, इस बारे में कानून बना चुके हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट ने भी इस तरह का कानून बनाने पर विचार करने के लिए भारत सरकार को कह चुके हैं। हमारा यहाँ कंसर्न है कि इस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट से हमारा और कोई अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है, केवल सूचना का अधिकार का एक भाग प्रभावित होने का हमको अंदेशा है। वो अंदेशा दूर करने पर सरकार को विचार करना चाहिए और इस बारे में सभी सुधी नागरिकों ने सरकार को सुझाव भी दिया है। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में कहा गया है कि इस कानून का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि यह कानून किसी और कानून का मानवर्धन करने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन साथ में इस कानून में कुछ इस तरह का भी प्रावधान है कि ये इसके प्रावधान, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधान अन्य सभी कानूनों पर प्रभावी होंगे, यानी दूसरे शब्दों में ओवर राइडिंग इफेक्ट रखेंगे। यहाँ आरटीआई एक्ट की जो धारा है 22 सॉरी 8(1)(j) आरटीआई एक्ट की धारा 22, जिसमें आरटीआई एक्ट को सर्वोपरि माना गया है, यानी ओवरराइडिंग इफेक्ट, कि किसी भी और कानून में कोई भी आरटीआई एक्ट से विसंगति रखने वाला प्रावधान है तो उसकी जगह आरटीआई एक्ट के प्रावधान ही लागू होंगे। लेकिन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में भी यही बात कही गई, तो यानी वो आरटीआई एक्ट को भी ओवरराइड कर सकता है। धारा 8(1)(j) का तो स्पष्ट है इस कानून के मसौदे में कि इसको संशोधित किया जाएगा, और धारा 8(1)(j) हम जानते हैं कि केवल व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है। तो एक तो जो दुष्प्रभाव हमको डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के संभावित दुष्प्रभाव नजर आ रहे हैं, उनमें एक तो ये कि आरटीआई एक्ट का कहीं ओवरराइडिंग इफेक्ट समाप्त न कर दिया जाए। दूसरा, व्यक्तिगत श्रेणी की जो जानकारियां हैं उनको लेने से हर समस्त परिस्थितियों में रोक न लगा कि 8(1)(j) में ये प्रावधान है कि भले ही कोई सूचना व्यक्तिगत सूचना है, उसका प्रकटन भले ही लोक क्रियाकलाप या लोकहित से संबंध नहीं रखता है, या जिससे किसी व्यक्ति की एकांतता का, प्राइवेसी का उल्लंघन होता है, तो यह देने की बाध्यता नहीं है। लेकिन जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट से प्रभावित होगा वो यह पार्ट है 8(1)(j) का कि लेकिन यदि लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है, तो ऐसी सूचना दिलाई जा सकेगी। इस चीज में अवरोध डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के से आ सकता है 8(1)(j) में संशोधन करने के कारण। तब यह भी संभव है कि कोई जानकारी लोकहित या लोक क्रियाकलाप से संबंधित है, फिर भी उसको व्यक्तिगत श्रेणी में मानकर न दिया जाए, क्योंकि इस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में व्यक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसमें सब कुछ आ गया। जीवित व्यक्ति भी, कृत्रिम व्यक्ति भी, कंपनियां, फर्म, सरकार, हिंदू अविभाजित परिवार, लोगों द्वारा मिलकर बनाई गई संस्थाएं, सब कुछ व्यक्ति की श्रेणी में इस कानून में आती है। तो कुल मिला के कहना है कि इस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट से सूचना का अधिकार पूरा का पूरा प्रभावित नहीं हो रहा है, इसका 8(1)(j) से जुड़ा प्रावधान प्रभावित हो रहा है और एक ओवरराइडिंग इफेक्ट प्रभावित हो रहा है।
इन दो चीजों में संशोधन पे हमको जोर देना चाहिए कि ये चीज आरटी एक्ट पे ये दोनों दुष्प्रभाव न पड़े। इस तरह का संशोधन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के प्रस्तावित प्रावधानों में किया जाना चाहिए। बाकी कई साथियों ने जो कहा है कि हम कुछ भी नहीं मांग सकेंगे, ये धारणा सही नहीं है, थोड़ी अतिशयोक्ति है उसमें, हम उससे सहमत नहीं। माननीय ठक्कर जी ने, वीरेंद्र ठक्कर जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है पूरे इस कानून के प्रावधानों की भी और इस कानून की आवश्यकता की भी, हम उनसे सहमत हैं। धन्यवाद। एक्चुअली सर आप जो कह रहे हैं कि इसमें हम बहुत सारी जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यदि 81J के प्रावधान को खत्म कर दिया गया और जिस तरह से पर्सनल जो डेफिनेशन पर्सनल डेटा की बताई गई है, यदि उसको ध्यान में रखा जाए तो फिर हम कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि पीआईओ एक बार डिनाई कर दिया वो जानकारी और हम अपील पे जाते हैं तो वहां पे आपकी पावर भी छीन ली जाएगी, छीन ली गई है। यदि आप वहां पर ये नहीं कह सकते पीआईओ को कि आप ये जानकारी क्यों नहीं दे सकते, वो सिर्फ एक बात कहेगा कि ये जानकारी साहब पर्सनल है, तो पर्सनल Recording in progress. किया जा रहा है मॉडिफिकेशन, तो इसके बहुत दुष्परिणाम हैं इस तरह से। क्योंकि अभी तो जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि ज्यादातर जानकारियां तीसरे पक्ष की और ये बता करके पर्सनल इंफॉर्मेशन और सीक्रेसी के नाम पर सेक्शन 8 का उपयोग करके नहीं दी जाती है ना। लगभग 80% जानकारी तो नहीं दी जाती, कितनी सारी तो हमें अपील करनी पड़ती है। जितनी आरटीआई हम लगाते हैं लगभग 90-95% में हमें आयोग में जाना पड़ता है, हम तो यही देख रहे हैं। तो वहाँ पे आपके पास राइट्स रहते हैं एज सूचना आयोग, तो आप ये कह सकते हैं भाई हाँ पीआईओ क्यों जानकारी नहीं दी आपने, तो वो बोलेंगे साहब ये पर्सनल है, ऐसा है। बोलेंगे अच्छा इसमें लोकहित है, आप जानकारी ये दीजिए, तो हाँ साहब इसमें तो लोकहित है, तो ठीक है दीजिए, दे दो। अब वहाँ पे एक और है, उन्होंने कहा कि साहब नहीं इसमें देखिए जानकारी हम नहीं दे सकते। तो फिर आपने एक चीज और कही कि भाई क्या आप एमएलए और एमपी को जानकारी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो जब एमएलए एमपी की बात आ जाती है तो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का हाथ पैर फूलने लगता है, तो वो कहते हैं हाँ साहब एमएलए एमपी को तो देंगे जानकारी, तो फिर जब दोगे तो इनको भी दे दो। तो आपने वहां पर दिलवा दिया जानकारी। लेकिन 81J को जिस तरह से डीपीडीपी बिल में सर खत्म किया जा रहा है, तो जितनी भी अपीलें इस तरह से जाएंगी, थर्ड पार्टी जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन इस तरह से लेकर के, वहां पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे आज सूचना आयुक्त, आपका पावर पूरी तरह से वहां पे कर्व कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ बीरेन जी। शिवानंद जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। हाँ जी, जो शैलेश गांधी साहब ने जो कहा और उसके पहले जो देवेंद्र अग्रवाल जी ने जो कहा, मैं उसमें कुछ टेक्निकल बातें मैं बताना चाहता हूँ। पहले मैंने एज ए लॉयर बात की, लेकिन अब मैं एज कंप्यूटर इंजीनियर कुछ चीजें बताना चाहता हूँ सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। टेक्निकली हम उनको 3 चीजों में डिवाइड करते हैं, जिसको CIA ट्रायड कहा जाता है। CIA का मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी,
इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। गवर्नमेंट के डेटा को भी प्रोटेक्शन की जरूरत तो है, क्योंकि वो भी पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। और हम जब 3 डायमेंशन की बात करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी की, तो यहाँ पर जो ज्यादातर आरटीआई कार्यकर्ताओं का जो कंसर्न है वो केवल कॉन्फिडेंशियलिटी से है कि दैट इज कंसिडर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सिक्योरिटी का केवल एक डायमेंशन है। जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं या डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो प्रोटेक्शन में हमको 2 चीजें और देखनी चाहिए टेक्निकली। जो एक होता है इंटीग्रिटी और एक होता है अवेलेबिलिटी। इंटीग्रिटी का अर्थ क्या होता है कि जब आप डाउनलोड कर रहे हैं तो देयर शुड नॉट बी एनी एडिशन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन टू द डेटा। इसको हम कहते हैं इंटीग्रिटी। कि जब ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी होता है या डेटा डाउनलोड कर रहे हो उसमें बीच में वायरस आ गया, तो इसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं। सो देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज विद द इंटीग्रिटी। तो प्रोटेक्शन की जरूरत तो गवर्नमेंट के डेटा की होती है, और ये शायद उद्देश्य होगा कि पर्सनल में स्टेट डाला गया है। तीसरी बात होती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी पर अटैक कैसे होता है कि जैसे कोई चीज हैक कर ली गई, कि उन्होंने किसी विभाग ने अपनी सूचना डिस्क्लोज कर ली, नाउ इट इज फॉर लार्जर बेनिफिट एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट, और इसलिए उन्होंने वेबसाइट पर उसको दे दी है, लेकिन उस इंटीग्रिटी पर कोई अटैक करता है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन अवेलेबिलिटी, जो कई टेक्निकली कई तरह से होता है। मैं बहुत ज्यादा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, बॉटनेट होते हैं, कई तरह के टेक्निकली कॉम्प्लेक्स अटैक होते हैं। ये सैकड़ों तरह के अटैक्स हम कंप्यूटर इंजीनियर्स को सिखाते हैं। ये जो अटैक होते हैं ये कुछ अवेलेबिलिटी पर भी होते हैं। तो हम यहाँ जब 3 डायमेंशन की जब बात कर रहे हैं, तो इसमें केवल जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो यहाँ पर हम जो करप्शन को बढ़ावा दे सकती है, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कंसर्न है सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं का, कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं कि क्या कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियल जो है उसको भी यदि डिफाइन कर दिया जाए, और पर्सनल की जो डेफिनेशन एक अलग से आरटीआई एक्ट में इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि आरटीआई एक्ट में हम यदि पर्सनल, पहले भी ऐसा हुआ है, पब्लिक सर्वेंट की मैं बात करता हूँ, पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 में भी है आईपीसी के, पब्लिक सर्वेंट उसमें भी है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी। तो हम जहाँ दोनों की बात करते हैं तो आईपीसी में आईपीसी की डेफिनेशन लागू होता है, पीसीए में पीसीए की डेफिनेशन। Recording in progress. जी, सबसे पहले तो इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी साथियों का बहुत-बहुत आभार कि आप लोग बहुत ही बेहतर कार्यक्रम चलाते रहते हैं। इससे लोगों में आरटीआई के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है, और जो कानून जो सरकारें ला रही है उसके प्रति भी जागरूकता बढ़ी है। बहुत कम ही मौका मिलता है जब हम इस वेबिनार में जुड़ पाते हैं, और आज हम जुड़े हैं और आप लोगों ने जुड़ा, इसके लिए पहले बहुत-बहुत आभार। सर, हम ये बताना मतलब पूछना चाहते हैं कि जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात जो अभी चल रही है, जो सरकार की है नीति, तो कहते हैं कि सरकार हर समय समाज के हित की काम ही करना चाहती है, या वो दिखाती है कि समाज हित में ही काम करती है। तो क्या लगता है कि ये जो कानून, जिस तरह के कानून आ रहे हैं, इससे हमारे समाज के हित को नहीं देखा गया है क्या?
और ये जो हित नहीं देखा गया है, तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि समाज में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, इस पर भी थोड़ी विचार की जाए। पर ही प्रश्न किया है, तो इस विषय पर शैलेश सर क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो इन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है, तो पत्रकार साथी ऐसे ही रहेंगे जो अपनी बातें पूछेंगे। तो क्या सरकारें जो बिल लाती हैं उस पर समाज का हित का ध्यान नहीं रहता, या किस तरह से ये बिल लाती हैं? जनता नजरिए से छूट जाती है, कुर्सियां दिखाई देती हैं, अधिकार दिखाई देते हैं, पावर दिखाई देता है। और मैं तो आज भी मानने को तैयार हूं कि शायद ये डेटा प्रोटेक्शन बिल जब बना तो जो लोग ड्राफ्टिंग कर रहे थे उन्होंने सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन का सोचा। वो सिंगल माइंडेड हो जाता है, एक तरफ से आप देखते हैं, दूसरी तरफ देखने की संभावना नहीं रहती है। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जनता और मीडिया इस पे आवाज उठाए, सरकार को बताए, परसुएट करे कि ये गलत है, ये गलत कदम होगा, लोकशाही के खिलाफ ये कदम होगा। ये काम आपका, मेरा, हम सबका है। और शायद हम कहीं चूक रहे हैं अपनी आवाज उठाने में। सरकार से झगड़ा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार को गलत कहने की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर अलग अलग राय रखने की और उसको ढंग से रख के अपनी आवाज रखने की जरूरत है, तो हो नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर मैं कई बार सोचता हूँ, कुछ साल पहले सरकार ने कमिश्नर्स के सैलरी और हुद्दों पे अमेंडमेंट लाए थे। मेरे हिसाब से उसका असर आरटीआई एक्ट पे था, मगर बहुत छोटा सा, मगर ज्यादा बार आवाज उठी थी। इस बार आवाज कम उठ रही है, आवाज बहुत दबी दबी सी है। तो मतलब या तो आरटीआई वाले भी समझते हैं, जनता नहीं समझती हो उनका क्या नुकसान है। जनता नहीं समझती है कि उनका क्या नुकसान है, यही मेन पॉइंट है। और जितने कम लोग प्रतिशत है, जितना आरटीआई